दोपहर के खाने के मेज पर सरदार दाराब से दोबारा मुलाकात यकीनी थी। इमरान समझा था कि मेज पर तन्हा होगा, लेकिन वहां इसे कई अफराद नजर आए थे। शाहिदा, इसकी सहेली बल्कीस और वो बूढ़ा जो पिछली शाम सरदार दाराब के साथ था। इमरान को देखकर दोनों लड़कियां मुस्कुराईं और इनकी आंखों से शरारत झांकने लगी। सरदार दाराब ने सिर्फ एक बार सर उठाकर इसकी तरफ देखा था। खाना निहायत खामोशी से खत्म हुआ। इमरान ने इनमें से किसी को भी बोलते नहीं सुना था। खाने के बाद सरदार दाराब उठ गया और दूसरा बूढ़ा भी इसके साथ ही डाइनिंग रूम से चला गया। बल्कीस और शाहिदा बैठी रहीं। अचानक इमरान ने शाहिदा को मुखातिब किया, सरदार दाराब आपके कौन हैं? आपसे मतलब? बल्कीस बोल पड़ी, जब मैं आपसे गुफ्तगू शुरू करूं तब मतलब पूछिएगा। इस जवाब पर शाहिदा बुना गई और तल्ख लहजे में बोली, मैं आपका जोग्राफिया समझने से कासिर हूँ। जोग्राफिया के चंद मोटे मोटे असूल याद रखिए तो ये दुश्वारी कभी ना पेश आएगी। इमरान ने हमतन खुश अखलाक बनते हुए कहा, मैं चूंकि खत इस्तेवा से काफी फासले पर वाक़या हुआ हूँ, इसलिए साल भर ठंडा रहता हूँ, और मेरी अपर चैम्बर चूंकि सतह समंदर से ज्यादा ऊंची नहीं है, इसलिए वहां बर्फ जमने का इम्कान कम रहता है। बाप मौजूद है, लेकिन आपको सूरत से यतीम मालूम होता होगा। वैसे मैं इतना कामचोर हूँ कि मुझे हकीकतन बहरुल काहिल में वाक़या होना चाहिए था। अब आप बताइए कि डोल ड्रम किसे कहते हैं? बल्कीस मुंह दबाए हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। शाहिदा के होंठों पर कभी एक बेसाख्ता किस्म की मुस्कुराहट नजर आती और कभी पेशानी पर सलवटें पड़ जाती। इमरान खामोश होकर अहमकाना अंदाज में इन्हें घूरता रहा, फिर बोला, मैं एक प्राइवेट सुराग रसां हूँ। हैं? दोनों की जुबान से बैक वक्त निकला और इनकी आंखें हैरत से फैल गईं। क्यों? क्या प्राइवेट सुराग रसां बुरी बात है? इमरान मुस्कुरा कर बोला, लेकिन फिर भी लड़कियों से कोई जवाब ना मिला। चंद लम्हे जवाब का इंतजार करके इमरान फिर बोला, मेरा ख्याल है कि सरदार के अलावा सिर्फ आप दोनों इस वाकया से वाकिफ हैं। किस वाकये से? शाहिदा ने पूछा। बिच्छुओं वाला वाकया। जी हाँ, हम दोनों। क्यों? बल्कीस बोली, मेरा ख्याल है कि आप दोनों को सरदार दाराब से हमदर्दी भी होगी। आप इस गुफ्तगू का मकसद बयान कीजिए, शाहिदा ने कहा। गुफ्तगू खत्म हो जाने के बाद, फिलहाल अगर आप में से कोई एक साहिबा मेरे सवालात का जवाब देती रही तो मैं मशकूर हूँगा, लेकिन आपको मशकूर होने की तकलीफ क्यों दी जाए? क्योंकि सरदार दाराब की जिंदगी खतरे में है। क्या? शाहिदा बेसाख्ता उछल पड़ी। जी हाँ, इमरान मगमूम अंदाज में सर हिलाकर बोला, मैं गलत नहीं कह रहा। अभी तक आपकी कोई बात ही समझ में नहीं आई, बल्कीस ने कहा। गलत या सही तो बात की बातें हैं। मेरा मतलब यह है कि सरदार दाराब से कोई बात मालूम कर लेना आसान काम नहीं है। वैसे ये दूसरे साहब कौन थे? लीमू नचोड़, हाँ में हाँ मिलाने वाले, बल्कीस ने जवाब दिया। यानी वो सरदार साहब के कोई अजीज नहीं है? नहीं। खैर, हाँ, तो मैं कह रहा था कि सरदार साहब से कुछ मालूम कर लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ऐसे मौके पर इस किस्म की आदतें मोहलिक साबित होती हैं। मैं नहीं समझी, शाहिदा बोली। सरदार दाराब किसी पर शुबा जाहिर करने के लिए तैयार नहीं। आहा, ठीक है, शाहिदा ने सर हिलाकर कहा। बाबा अपने इस असूल पर सख्ती से कारबंद हैं कि जब शुबा यकीन की हद तक बढ़ जाए, इस सूरत में शुबे का इजहार किया जाए, वरना नहीं। और अगर यकीन आने से कबल ही इनकी गर्दन कट जाए तो? क्या बेकार की बातें कर रहे हैं आप? शाहिदा बिगड़ कर बोली। मैं बेकार बातें नहीं कर रहा। आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप किसी पर शुबा कर रही हैं। मैं किस पर शुबा करूंगी, जबकि इस हरकत का मतलब ही नहीं समझ सकी। फिर किसी ने मजाकन ऐसी हरकत की होगी। किसकी मजाल है जो बाबा से इस किस्म का मजाक कर सके? फिर ये चीज हैरत अंगेज है या नहीं? 100% हैरत अंगेज। मगर क्या? इमरान इसके चेहरे की तरफ देखने लगा। ओह, यूं ही जुबान से निकल गया था। मैं कुछ और नहीं कहना चाहती थी। डॉक्टर नजीब से आपका क्या रिश्ता है? वो मेरी फूफी जात बाई हैं। ओह, तो आप सरदार साहब की पोती हैं। हालांकि ये लफ्ज मुझे कतई नापसंद है। पोती, ला हौला वला कुव्वत। आप इतनी शानदार लड़की और पोती, क्या तुक है? पोती, कितनी बार लाहौल पढ़ूं? खैर, लाहौल टू द पावर ऑफ 100। आप क्यों बेतुकी बकवास कर रहे हैं? आप सुराग रसां तो क्या, महकमा सुराग रसानी के क्लर्क भी नहीं मालूम होते। क्या बात करती हैं आप? मैं शर्लॉक होम्स हूँ। दोनों लड़कियां मजाक उड़ाने वाले अंदाज में हंसने लगी। आप लोगों को पछताना पड़ेगा, इमरान मेज पर घूंसा मारकर बोला। मैं चैलेंज करता हूँ, मेरे डॉक्टर वाटसन ने एक यतीम खाना खोल लिया है, वरना बताता आपको। आप नहीं दाखिल हुए इस यतीम खाने में? बल्कीस ने संजीदगी से पूछा। मेरे वालिद साहब अभी जिंदा हैं, इमरान अकड़ कर बोला। इसके बावजूद भी आप यतीम यतीम नजर आते हैं, महज इसलिए कि आप जैसी लड़कियों को मुझ पर रहम आए। बना कर यतीमों का हम बेसगालिब तमाशा अहले करम देखते हैं। बल्कीस फिर हंस पड़ी, लेकिन शाहिदा एक बेहद संजीदा नजर आने लगी थी। इसने बल्कीस की तरफ देखकर कहा, तुम मेरे कमरे में जाओ और वहीं मेरा इंतजार करो, मैं इनसे कुछ गुफ्तगू करना चाहती हूँ। वाह भाई,
बल्कीस ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, फिर उठती हुई बोली, मैं जा रही हूँ, लेकिन वापसी पर अगर मैंने तुम्हारा कोई स्क्रू ढीला पाया तो मैं अपना सर पीट लूंगी। ये हजरत 50,000 मील फी घंटा की रफ्तार से दिमाग चाटते हैं। जी हाँ, इमरान सर हिलाकर बोला, बस आप तशरीफ ले जाइए। बल्कीस मानीखेज अंदाज में सर हिलाती हुई चली गई। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर शाहिदा बोली, क्या आप संजीदगी से कह रहे हैं कि आप सुराग रसां हैं? मैं क्या बताऊं, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी संजीदगी का सर्टिफिकेट नहीं देती, वरना एक हासिल करके गले में लटका देता। बाबा से आपको कुछ नहीं मालूम हो सकेगा, क्योंकि वो अपने असूलों की सख्ती से पाबंदी करते हैं। किसी न किसी से तो मालूम होना चाहिए, वरना बाबा अपने असूलों की बारात सजाए हुए कब्रिस्तान का रास्ता लेंगे। ओह, आपको बुरा ना मानना चाहिए, मैं हकीकत अर्ज कर रहा हूँ। मैं समझती हूँ, इसने तशवीशकुन लहजे में कहा, और इसलिए मुझे जो कुछ भी मालूम है आपको साफ साफ बता देना चाहती हूँ। बाबा तो ये समझते हैं कि चूंकि आप सुराग रसां हैं इसलिए खुद ही सब कुछ मालूम कर लेंगे। इनके जहन में दरअसल जासूसी नावलों के सुराग रसां हैं जो आंख बंद करके घर बैठे मुलजिम का पता निशान बता देते हैं। मगर खैर, मैं हर वक्त हर किस्म की मदद के लिए हाजिर हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इमरान मुस्कुरा कर बोला। आप इनके मतलब क्या पूछना चाहते हैं? यही कि इनके सिगार केस में बिच्छू क्यों रखे गए थे। अगर मैं बता दूं तो आप कहाँ के सुराग रसां? अगर यही मालूम होता तो हम मुजरिम को ना पकड़ लेते। देखिए, क्या वो बिच्छू सरदार की जिंदगी का खात्मा कर सकते थे? मेरा ख्याल है कि 5 या 50 बिच्छू अगर बैक वक्त डंक मारते तो इनका खात्मा हो जाना मुश्किल ही था। फिर बिच्छुओं का क्या मकसद हो सकता है? आप बताइए। मैं बताता हूँ। क्या इनके दाहिने हाथ में वर्म आ जाने से कोई अहम काम रुक सकता था? ओहो, अब आप सुराग रसानों कैसे सवालात कर रहे हैं? फिर आप इतने अहमक क्यों नजर आते हैं? यकीन कीजिए कि मैं फिलहाल शादी करने का इरादा नहीं रखता, इसलिए मेरे अहमक नजर आने से आपको कोई दिलचस्पी ना होनी चाहिए। आप बदतमीज हैं। जी हाँ, मुझे ये भी तस्लीम है, लेकिन फिलहाल आप अपने बाबा की जिंदगी महफूज रखने में मेरा हाथ बटाइए। मैं नहीं समझ सकती कि क्या बताऊं। वो अपनी जमीनों के मुतालिक एक गैर मुल्की कंपनी से कोई मुआहदा करने वाले थे। जी हाँ, मुआहदे पर इनके दस्तखत होने बाकी हैं। लेकिन इमरान कुछ सोचता हुआ बोला, अगर वो आज इस मुआहदे पर दस्तखत नहीं कर सकते तो 1 माह बाद इन्हें कौन रोक सकेगा? यानी अगर इनके दाहिने हाथ में बिच्छू डंग मार भी देते और इनका हाथ कुछ दिनों के लिए बेकार भी हो जाता तो इससे क्या फर्क पड़ता? वो कंपनी कहीं भाग जाती और न मुआहदा, दस्तखत कुछ दिनों बाद भी हो जाते। आप समझती हैं ना? जी हाँ, समझती हूँ। फिर बताइए बिच्छुओं का मकसद। मैं क्या बताऊं, आप खुद मालूम कीजिए। यानी अब आप भी मुझे जासूसी नावलों का सुराग रसां बनाना चाहती हैं। मैं अपने कमरे में बैठे बैठे डॉक्टर वाटसन को पुकार कर कहूँ, जरा अलमारी से वो किताब तो निकालना जो गधे की खाल पर लिखी गई थी और इस पर गेंडे की खाल की जिल्द है, और मैं वो किताब मंगवाकर इसमें बिच्छुओं के अक़साम के मुतालिक प्यारे डॉक्टर वाटसन को 3-4 पैराग्राफ सुनाकर बोल करूं और फिर ये साबित करूं कि ये बिच्छू 100% नकली हैं। फिर डॉक्टर वाटसन मेरे अजीज इसी किस्म के असली बिच्छुओं की तलाश में निकल जाए। इमरान शाम तक दाराब कैसल के कंपाउंड में मारा मारा फिरता रहा। बूढ़ा दाराब हकीकतन इसके लिए मुअम्मा बन कर रह गया था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इसे किस तरह राह पर लाए। शाहिदा की गुफ्तगू ने इसे उलझन में डाल दिया था। इस मुआहदे से ज्यादा अहम क्या चीज थी जिसने किसी को दाराब का हाथ बेकार कर देने पर मजबूर कर दिया था? लेकिन अगर इसका हाथ वक्ती तौर पर बेकार ही हो जाता तो इससे इस नामालूम आदमी को क्या फायदा पहुंचता? अगर वक्ती तौर पर दाराब मुआहदे पर दस्तखत ना कर सकता तो क्या हाथ अच्छा हो जाने के बाद यही काम ना हो सकता? अब सवाल सिर्फ ये रह जाता था कि क्या मुआहदे की तकमील में देर हो जाने पर भी किसी को कोई फायदा पहुंच सकता था? इमरान ने इसके इम्कानात का भी जायजा लिया, लेकिन ये ख्याल बेवजन साबित हुआ। मुआहदे की तकमील में देर हो जाने से हालात में कोई खास फर्क नहीं पड़ सकता था। इमरान की तफ्तीश का महासिल सिर्फ यही था कि वो अच्छी तरह जानता था कि बात कुछ भी हो, सरदार दाराब अब इसे अपनी जुबान से नहीं दोहराना चाहता। शाहिदा के मुतालिक भी इसका यही अंदाजा था। इसने एक बार डॉक्टर नजीब के सामने भी यही तस्करा छेड़ा, लेकिन इसने लाइल्मी जाहिर की। इसे तो मुआहदे के मुतालिक भी इल्म नहीं था। वो तो 24 घंटे प्लास्टिक सर्जरी में गर्क रहता था। इमरान बहुत जल्दी इसकी बातों से उकता गया, क्योंकि इसने इस फन के मुस्तकबिल पर रोशनी डालनी शुरू कर दी थी। साथ ही इसने ये भी बताया कि वो गर्ल्स कॉलेज की कई बदसूरत लड़कियों को प्लास्टिक सर्जरी के जरिए खूबसूरत बनाने की पेशकश कर चुका है, लेकिन इसके अपने ख्याल के मुताबिक मशरकी लड़कियां बेहद बेहिस वाक़िया हुई थीं, क्योंकि इन्होंने इसकी पेशकश को टुकरा दिया था। बहरहाल इमरान ने इसे जल्द ही पीछे छोड़ाने की कोशिश की थी। वो थका हारा इमारत में दाखिल हुआ। बरामदे में खड़ा सोच ही रहा था कि अब क्या करना चाहिए कि एक नौकर ने इत्तला दी कि सरदार दाराब बहुत देर से इसका मुंतजिर है। वो डाइनिंग हॉल में शाम की चाय पी रहा था।
عمران چپ چاپ جا کر بیٹھ گیا۔ بلقیس نے چائے بنا کر پیالی اس کی طرف بڑھائی اور شاہدہ نے داراب سے کہا، آپ بولیں گے ڈیبیٹ میں؟ اوہو، کیوں نہیں، میں ڈیبیٹ کی صدارت کروں گا۔ ایسی صورت میں مجھے کچھ نہ کچھ بولنا ہی پڑے گا۔ پھر شاہدہ نے عمران سے کہا، آج کالج میں مباحثہ ہے، موضوع ایسا ہے کہ بڑی شاندار تقریریں ہوں گی۔ کیا موضوع ہے؟ عمران نے پوچھا۔ عورتیں مردوں سے برتر ہیں، داراب اپنی پھٹی ہوئی آواز میں غرایا۔ بے شک بے شک، عمران سر ہلا کر بولا، بلکہ سبحان اللہ، بہترین موضوع ہے۔ تم بھی چلو گے؟ داراب نے پوچھا۔ ضرور ضرور، عمران نے بڑے خلوص سے کہا، لیکن میں اس موضوع کی مخالفت میں تقریر کرنے والوں یا والیوں کو ہوٹ کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ میں اسے برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ عورتوں پر مردوں کی برتری ثابت کی جائے۔ مخالفت میں یقیناً تقریریں ہوں گی، مباحثے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے، شاہدہ نے کہا۔ تب میں یقیناً ہوٹ کروں گا، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ چائے ختم کرنے کے بعد وہ اٹھ گئے۔ عمران نے بہت چاہا کہ وہ مباحثے وغیرہ کے چکر میں نہ پڑنے پائے، لیکن سردار داراب نے اسے مجبور کر دیا۔ اس نے کہا، اس سے بہتر موقع اور کون سا ہوگا؟ میں تمہیں اپنے پرائیویٹ سیکرٹری کی حیثیت سے روشناس کراؤں گا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اسی حیثیت سے متعارف ہوگے اور پھر تمہیں کام کرنے میں آسانی ہوگی۔ ابھی داراب کسل کے بہت کم لوگ تم سے متعارف ہوئے ہیں، تو آپ دوسروں پر یہی ظاہر کر رہے ہیں کہ میں آپ کا پرائیویٹ سیکرٹری ہوں؟ قطعی قطعی، اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ تم پرائیویٹ سراغ رساں ہو تو تمہیں اپنے کام میں دشواریاں پیش آئیں گی۔ اگر آپ چاہیں تو منٹوں میں یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ میں نہیں سمجھا۔ میری دانست میں معاہدے کے علاوہ بھی کوئی اور کام ہو سکتا ہے جس کی تکمیل کسی کو ناگوار ہے۔ کیوں؟ یہ تم نے کیسے کہا؟ موٹی سی بات ہے سردار صاحب، اگر وقتی طور پر معاہدے کی تکمیل نہ ہو سکے تو اس کا اس معاہدے پر کیا فرق پڑے گا؟ کیا وہ وقت گزر جانے پر معاہدے کی تکمیل نہ ہو سکے گی؟ 10 سال بعد بھی ہو سکتی ہے، سردار داراب بولا۔ پھر اس معاہدے کو خارج از بحث سمجھیے۔ چلو سمجھ لیا۔ پھر کچھ دنوں کے لیے آپ کا ہاتھ بیکار ہو جانے سے کسی کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ گڈ، سردار داراب چٹکی بجا کر بولا۔ ویری گڈ، مجھے توقع ہے کہ تم بہت جلد معاملات کی تہ تک پہنچ جاؤ گے۔ بس اب مباحثہ شروع ہونے میں تھوڑی ہی دیر رہ گئی ہے، ہمیں چلنا چاہیے۔ تم دیکھو شاہدہ تیار ہو گئی یا نہیں؟ وہ بہت اچھا بولتی ہے۔ عمران مایوسانہ انداز میں سر ہلاتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد عمران، سردار داراب، بلقیس اور شاہدہ کالج کی عمارت کی طرف جا رہے تھے۔ مباحثہ کالج کی لڑکیوں کے درمیان تھا، لیکن آدھا حال مردوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس میں سردار گڑھ کے معززین بھی تھے اور داراب کیسل کے رہنے والے بھی۔ تقریریں شروع ہوئیں اور کافی دیر تک جاری رہیں۔ 10 لڑکیوں نے حصہ لیا تھا۔ آخر میں شاہدہ بولی۔ اس کی تقریر دوسری تقریروں پر باری رہی تھی، لیکن وہ انعامی مقابلے میں شریک نہیں تھی کیونکہ اس کا تعلق کالج سے نہیں تھا۔ اس کے بعد جج صاحبان فیصلہ کرنے کے لیے اٹھ گئے۔ پھر دفتن سردار داراب نے، جو صدارت کر رہا تھا، اٹھ کر مجمع کو مخاطب کیا۔ خواتین و حضرات، جب تک جج صاحبان فیصلہ مرتب کریں، آپ اپنے ملک کی ایک عظیم ہستی جناب ڈاکٹر علی عمران MSc آکسن سے موضوع کی موافقت میں ایک بصیر افروز تقریر سنیے۔ آپ سائنٹیفک طور پر یہ ثابت کریں گے کہ عورت مرد سے برتر ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے استدعا ہے کہ ڈائس پر تشریف لائیں۔ عمران کے ہاتھوں کے طوطے اڑنے ہی والے تھے کہ اس نے بڑی مشکل سے پکڑا اور اپنا سر کھجانے لگا۔ وہ حقیقتاً بکھلا گیا تھا۔ اسے خواب میں بھی گمان نہیں ہو سکتا تھا کہ سردار داراب اس طرح اس کی ٹانگ لے گا۔ آج دوپہر ہی کو اس نے اسے آگاہ کر دیا تھا کہ وہ اس سے اس کی بدتمیزیوں کا انتقام لے گا، مگر وہ اسے مجذوب کی بڑھ سمجھا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ وہ اسے بڑے مجمع میں الو بنانے کی کوشش کرے گا۔ عمران اور تقریر، خدا کی پناہ، اس کے پاس مواد بھی نہیں تھا۔ اگر اس نے تقریریں سنی ہوتی تو انہی کے سہارے کچھ نہ کچھ بولنے کی کوشش کرتا، مگر وہ تو ذہنی طور پر قطعی غیر حاضر رہا تھا۔ اسے بھلا عورتوں کی برتری سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی کہ دھیان دے کر تقریریں ہضم کرتا۔ سنجیدہ موضوعات اسے ہمیشہ سے کھیلتے آئے تھے۔ بہرحال وہ ایک ٹھنڈی سانس لے کر اپنی جگہ سے اٹھا۔ لوگ اس نئے آدمی کو دیکھنے کے لیے بے چین تھے۔ جیسے ہی عمران اٹھ کر ڈائس کی طرف بڑھا، حال میں تالیوں کا طوفان آ گیا۔ مائک کے قریب پہنچ کر اس نے بڑی بے بسی سے گلا صاف کیا اور مردہ سی آواز میں بولا، خواتین و حضرات۔ ٹھیک اسی وقت اس کی شرارت آمیز ذہانت جاگ اٹھی۔ وہ چہک کر بولا، دیکھیے، مرد پر عورت کی برتری ثابت ہو گئی۔ پہلے خواتین، پھر حضرات۔ جو لوگ موضوع کی مخالفت میں بولے ہیں، انہوں نے بھی آپ کو اسی ترتیب سے مخاطب کیا تھا، خواتین و حضرات۔ انہوں نے حضرات و خواتین نہیں کہا تھا۔ یہ ہے سائنٹیفک ثبوت، یعنی مرد کے تحت الشعور میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ عورت مرد سے برتر ہے، اس لیے پہلے وہ خواتین کو مخاطب کرتا ہے
پھر حضرات کو۔ اس پر بہت زور و شور سے تالیاں بجیں۔ عمران نے مڑ کر سردار داراب کی طرف دیکھا اور بولا، جناب صدر و خواتین و حضرات، عورت کو اللہ پاک نے مرد سے برتر بنایا ہے۔ اس کا کھلا ہوا ثبوت یہ ہے کہ اسے مردوں کے مقابلے میں بہتری سہولتیں نصیب ہیں۔ مثلاً اسے روزانہ صبح اٹھ کر مردوں کی طرح شیو نہیں کرنی پڑتی۔ سبحان اللہ، اس نے عورتوں کو فارغ البالی عطا کر دی ہے۔ اور جناب، تیسرا سائنٹیفک ثبوت یہ ہے کہ مرد ایک اور ایک دو نہیں ہو سکتا، مگر عورت ایک اور ایک تین ہو جاتی ہیں، چار ہو جاتی ہیں، پانچ ہو جاتی ہیں۔ اور اعلیٰ حظ القیاس سمندر پار تو 1 درجن اور 1.5 درجن ہو جانے والی عورتوں کو انعامات ملتے ہیں، خطابات ملتے ہیں۔ اس لیے جناب، عورت مرد سے برتر ہے۔ حال میں بیٹھی ہوئی عورتیں اور لڑکیاں بغلے جھانکنے لگیں۔ مرد کہکہوں پر کہکہے لگا رہے تھے۔ دوسری طرف سردار داراب کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ عمران نے شور ختم ہو جانے پر ہانک لگائی۔ برتر وہی ہے جو بیوقوف ہے، جتنا بیوقوف اتنا ہی برتر۔ پہلے مرد عورت پر حکومت کرتا تھا طاقت سے، اب بیوقوف یعنی برتر بنا کر حکومت کرتا ہے۔ برتر بنا کر حکومت کرنے میں اسے دوہرا فائدہ ہے، یعنی عورت پر دوہری ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں۔ وہ خود انہیں اپنے دوش بدوش کام کرنے کا موقع دیتا ہے۔ رہ گئے 4 دیواروں والے فرائض تو عورتیں انہیں عادتاً سر انجام دیتی ہیں، یعنی مرد عورتوں کے دوش بدوش بچوں کو دودھ نہیں پلاتا، عورتوں کے دوش بدوش باورچی خانے میں جھک نہیں مارتا، عورتوں کے دوش بدوش گھر کی صفائی نہیں کرتا، بچوں کے کپڑے نہیں دھوتا۔ اس وقت وہ پلنگ پر لیٹ کر چین کی بانسری بجاتا ہے یا دوستوں کو سمیٹ کر تاش کھیلنے لگتا ہے۔ سبحان اللہ، عورت اس لیے مرد سے برتر ہے کہ اس نے دوہری ذمہ داریاں سمیٹ رکھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مردوں کے مقابلے میں عورتیں نہ تو گنجی ہوتی ہیں اور نہ توندے رکھتی ہیں۔ سبحان اللہ، بلکہ ماشاء اللہ۔ اس بار بہت زور و شور سے تالیاں بجیں۔ مجمع سے کچھ جلائے ہوئے لوگ بیٹھ جاؤ کے نعرے بھی لگا رہے تھے۔ اتنی دیر میں جج صاحبان فیصلہ مرتب کر کے اپنی جگہوں پر واپس آ گئے۔ سردار داراب اب بہت زیادہ بے چین نظر آ رہا تھا۔ یک بیک وہ اٹھ کر مائک میں بولا، خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب اس وقت مزاح کے موڈ میں تھے۔ بہرحال انہوں نے آپ کو فیصلے کے انتظار میں بور ہونے سے بچا لیا۔ ہم ڈاکٹر صاحب کے شکر گزار ہیں۔ اب آپ معزز جج صاحبان کا فیصلہ سنیے۔ پہلے صدارتی تقریر، کسی نے مجمع سے ہانک لگائی۔ عمران اتنی دیر میں اپنی جگہ پر واپس جا چکا تھا۔ صدارتی تقریر؟ سردار داراب نے کہا، صدارتی تقریر کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ صدر کے لیے کوئی انعام نہیں رکھا گیا، اور پھر صدر کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ موضوع کی مخالفت یا موافقت کرے۔ بوڑھا صدر اپنے 75 سالہ تجربات کی بنا پر صرف یہ کہہ سکا ہے، ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے سے برتر نہیں ہے۔ عورت اور مرد زندگی کی گاڑی کے 2 پہیے ہیں، اور بس۔ ہاں، اب فیصلہ سنیے۔ اس کے بعد اس نے اول، دوئم اور سوئم آئی ہوئی لڑکیوں کے ناموں کا اعلان کیا۔ واپسی پر سردار داراب عمران پر بری طرح برس رہا تھا۔ بلقیس اور شاہدہ ہنس رہی تھی۔ ارے جناب، آپ نے کون سی بلائی کی تھی میرے ساتھ؟ عمران برا سا منہ بنا کر بولا۔ اب میں سوچتا ہوں کہ مجھ پر ہارٹ اٹیک کیوں نہیں ہوا۔ تمہاری وجہ سے میری بڑی بےزتی ہوئی ہے، اور آپ کی وجہ سے میرا ہارٹ فیل ہو گیا ہوتا تو میں کس سے شکایت کرتا؟ خدا کی پناہ، زبانی بولنا، یہ حادثہ بھی میرے لیے یادگار رہے گا۔ مجھے حیرت ہے کہ حاضرین نے میرے آٹوگراف کیوں نہیں لیے۔ میں بھی اس تجویز سے متفق ہوں، شاہدہ نے کہا۔ میں سوچ رہی ہوں کہ آپ کو کیسل کی میوزیم کے لیے اسپرٹ میں محفوظ کر لیا جائے، بلقیس بول پڑی۔ دفعتاً وہ سب چلتے چلتے رک گئے۔ قریب ہی کہیں سے کچھ اس قسم کی آوازیں آ رہی تھیں جیسے کوئی بند دروازہ ہلایا جا رہا ہو۔ ارے، یہ ہم کدھر آ گئے؟ شاہدہ نے خوفزدہ آواز میں کہا۔ اوہ، سب بکواس ہے، سردار داراب کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ کوئی بےہودہ آدمی ہم سب کو ہراساں کرنا چاہتا ہے۔ میں کسی دن اسے گولی مار دوں گا۔ کیا قصہ ہے؟ عمران نے شاہدہ سے پوچھا۔ لوہے والا پاٹک، شاہدہ برائی ہوئی آواز میں بولی۔ وہ آسیب زدہ ہے۔ پھر وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ کر سردار داراب کے قریب پہنچ گئی۔ بلقیس نے بھی قدم بڑھائے اور عمران رو دینے والی آواز میں بولا، ارے تم لوگ مجھے کیوں موت کے منہ میں چھوڑے جا رہے ہو؟ وہ تینوں پھر رک گئے اور عمران تقریباً دوڑتا ہوا ان کے پاس جا پہنچا۔ آوازیں اب بھی آ رہی تھیں، لیکن اب ان کے ساتھ ساتھ کسی بھیڑیے کی بولنے کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ تم لوگ خواہ مخواہ بات کا بتنگڑ بناتے ہو، سردار داراب بولا۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں کسی طرح کا کوئی بھیڑیا ہی پہنچ گیا ہو، مگر بابا، دروازہ کوئی آدمی ہی ہلاتا ہے، شاہدہ بولی۔ کل بھی میں نے اسے کھلوا کر دیکھا تھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ اندر کب گئے تھے؟ آپ تو پٹک ہی پر کھڑے رہے تھے۔ وہاں اس ویرانے میں گھس کر اپنے کپڑے خراب کرتا؟ کیوں؟ کسی اور کو اندر بھیجنا چاہیے تھا۔ سبھی کمبخت اسے آسیب زدہ سمجھتے ہیں۔ جاتا کون؟ یہ کیا قصہ ہے جناب؟ عمران نے پوچھا۔
इन्हीं लोगों से पूछना। सरदार दाराब ने बेजारी से कहा, मुझे इस किस्से से कोई दिलचस्पी नहीं है। खैर, ना बताइए, आपने मुझे कुछ ना बताने की कसम खा रखी है गोया। कोई कुछ ना बोला। फिर वो जल्द ही रिहायशी इमारत में पहुंच गए। सरदार दाराब तो अपनी ख्वाबगाह में लिबास तब्दील करने चला गया और वो तीनों डाइनिंग रूम में आ बैठे। आपकी तकरीर बिल्कुल चौपट थी, इमरान ने शाहिदा से कहा। शुक्रिया, शाहिदा ने जवाब दिया। आपसे तारीफ करने को किसने कहा था? कोई बात नहीं है, ये लोहे वाला पाटक क्या बला है? एक इमारत का पाटक जो इस्तेमाल में नहीं है। इसके सहन में अच्छा खासा जंगल उग आया है। इधर पिछले 15 दिनों से वहां से अजीब किस्म की आवाजें आने लगी हैं। रात गए लोहे का पाटक इस तरह हिलने लगता है जैसे कोई आदमी इसे हिला रहा हो, इसलिए वो असेबज़दा करार दिया गया है। फिर आप और क्या कहेंगे? मुझे क्या पड़ी है कि कुछ कहूँ? होगा, आसेब ही होगा, मगर इतना याद रखो कि यहाँ कोई बहुत बड़ी वारदात होने वाली है। सरदार दाराब अपनी धुन में हैं, लेकिन इन्हें पछताने का मौका भी ना मिल सकेगा। क्या मतलब? मतलब बताने से पहले फिर मैं इन्हीं सवालात पर जोर दूंगा जो मैंने आज दोपहर को किए थे। शाहिदा कुछ ना बोली। इसने अपने होंठ मजबूती से बंद कर लिए थे। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे इसे खदशा हो कि कहीं जुबान से कोई बात निकल ही ना जाए। इमरान इसे गौर से देखता रहा। कुछ देर बाद सरदार दाराब भी लिबास तब्दील करके रात के खाने के लिए वहीं आ गया। इमरान इसके चेहरे पर गहरे तशवीश के आसार देख रहा था। खाने के दौरान में खामोशी ही रही। शायद वो बल्कीस की मौजूदगी में किसी किस्म की गुफ्तगू नहीं करना चाहते थे। गालिबन बल्कीस ने भी महसूस कर लिया था, लिहाजा वो खाने के बाद वहां नहीं ठहरी। बाबा, शाहिदा ने इसे मुखातिब किया, ये कहते हैं कि मुआहदे के अलावा कोई दूसरा मामला भी हो सकता है। हाँ, मुझे भी मालूम है। तो क्या आप इन्हें दूसरे मामले के मुतालिक नहीं बताएंगे? कैसा दूसरा मामला? सरदार दाराब इसे घूरने लगा। फिर बोला, अगर तुम किसी दूसरे मामले से वाकिफ हो तो जरूर बता दो। मैं आपके किसी मामले से वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन इस मामले में अपनी जुबान से कुछ नहीं कहना चाहती। न ये अपनी जुबान से कुछ कहना चाहते हैं और न आप। इमरान ने तशवीशकुन लहजे में कहा, मेरे ख्याल से आप दोनों पहले अपने जुबानों का बीमा करा लीजिए, ताकि अगर कुछ कहते वक्त आपकी जुबानों के छिथड़े उड़ जाएं तो नुकसान की जिम्मेदारी बीमा कंपनी पर आयद हो। तुम उल्लू हो, सरदार दाराब ने कहा और उठकर चला गया। इमरान और शाहिदा तन्हा रह गए। अगर अब उल्लू बोलना शुरू करेगा तो ये इमारत वीरान हो जाएगी। इमरान उल्लुओं की तरह दीदे नचा कर बोला, सुनिए इमरान साहब, सुनाइए शाहिदा साहिबा, वरना अगर मैं पागल ना हुआ तब भी अपने कपड़े चीर फाड़ कर जंगल की राह लूंगा। आप बोलते बहुत हैं। खैर, अब ना बोलूंगा, लेकिन मैं जिस काम के लिए आया हूँ। ठहरिए, मैं बताती हूँ। बाबा इस दिन शाम को एक वसीयतनामे पर दस्तखत करने वाले थे। हाँ हप, और किसी को इल्म नहीं कि इन्होंने किस किस्म की वसीयत मुरतब की है। आप भी नहीं जानती? नहीं, मैं भी नहीं जानती। फिर आपने इसे छुपाने की कोशिश क्यों की थी? सुनिए, मैं नहीं चाहती थी कि अपनी जुबान से कुछ कहूँ। बाबा के सारे अजीज मुझसे महज इस बिना पर जलते हैं कि बाबा को मैं बहुत अजीज हूँ। वो जहां भी रहते हैं सिर्फ मुझे अपने साथ रखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाबा ने वो वसीयत तुम्हारे ही हक में की होगी। खुदा जाने, मैं ये जानना नहीं चाहती और न ये चाहती हूँ कि बाबा मेरे हक में कोई वसीयत करें। मैं दूसरे हकदारों को मायूस नहीं देखना चाहती। आप ये इसलिए कह रही हैं कि आप पर कोई हर्फ ना आए, इमरान ने खुश लहजे में कहा। और शाहिदा बुरी तरह भड़क उठी। इसने चैलेंज देकर कहा, इसीलिए मैं अपनी जुबान से इसका तस्करा नहीं करना चाहती थी, मगर अब मजबूरी है। इमरान मायूसी से सर हिलाकर बोला, अब तो कर ही चुकी हो तस्करा। मुझे सिर्फ बाबा अजीज हैं। मैं इनके लिए मर भी सकती हूँ। मुझे इनकी दौलत की परवाह नहीं है। अगर वो मुफलिस आदमी होते तो भी मैं इनसे इसी तरह मोहब्बत करती, क्योंकि इनकी रूह तो मुफलिसी में भी इतनी ही अजीम होती। ये अजीम रूह क्या चीज है? इमरान ने हैरत से कहा, मैंने अजीमुद्दीन सुना है, अजीमुल्लाह सुना है, मिर्जा अजीम बेग चुगताई मरहूम सुना है, लेकिन ये अजीम रूह? आप क्रैक हैं। बेशक हूँ, मगर अजीम। खैर छोड़िए। हाँ, तो जरा बाबा के ऐसे अज़ाज़ा की फहरिस्त भी मुरतब कर दीजिए जिन्हें किसी वसीयतनामे से दिलचस्पी हो सके। अब इससे मुझे माफ भी रखिए। मैं ये नहीं कहता कि वो बिच्छू आप ही ने रखे थे। आप ये भी कह सकते हैं अगर आपको हालात का इल्म हो जाए इल्म, मैं हरगिज नहीं कहूंगा। सिगार का डब्बा मैं ही बाबा की ख्वाबगाह से उठाकर लाई थी। इन्होंने खुद निकालने की बजाय मुझसे कहा था कि मैं इनके लिए एक सिगार निकाल दूं। आहम। इमरान कुछ सोचने लगा, फिर बोला, पूरी सिचुएशन समझाइए मुझे। क्या ये जरूरी था कि वो बिच्छू इनके हाथ में डंग मार ही देते? आखिर आप कैसे महफूज रही थीं? मैंने इस पर बहुत सोचा है इमरान साहब,
और 100% मैं ही मुजरिम साबित होती हूँ। ओह, इसे छोड़िए, इसका फैसला मैं करूंगा, आप नहीं। इमरान हाथ हिलाकर बोला। शाहिदा चंद लम्हे से गौर से देखती रही, फिर बोली, ऐसा मुमकिन था कि बाबा का हाथ बेकार हो जाता। वो जब पढ़ने में महू होते हैं तो टटोल कर सिगार का डब्बा खोलते हैं, इसे देखे बगैर। नाश्ते से पहले सिगार नहीं पीते, और नाश्ता अमूमन लाइब्रेरी ही में होता है। कभी कभी मुझे भी लाइब्रेरी ही में इनके साथ नाश्ता करना पड़ता है। चुनाचा इस दिन भी यही हुआ था। अब बताइए, आप क्या सोचेंगे? क्या इनकी ख्वाबगाह में हर एक जा सकता है? नहीं, मैं जाती हूँ, या इनका खसूसी मुलाजिम नईम, या फिर वो जिससे कहें। ये नईम कहाँ मिलेगा? क्या इसे बुलवाऊं? नहीं, मैं पूछना चाहता था कि कहाँ रहता है, इमारत में या कहीं और? बाबा का खसूसी मुलाजिम होने की बिना पर वो यही सोता भी है। बाबा की ख्वाबगाह के बराबर इसका कमरा है, ताकि रात को भी वो इन्हें अटेंड कर सके। अच्छा, इमरान सर हिलाकर कुछ सोचता हुआ बोला। दराब के असल में सरदार साहब के कितने अज़ाज़ा रहते हैं, आप खुद मालूम कर लीजिए। तुमने वो बिच्छू नहीं रखे थे? नहीं। क्या तुम सरदार दराब के लिए जान दे सकती हो? हाँ, अगर जरूरत पड़े। मैं इनसे इतनी ही मोहब्बत करती हूँ। लेकिन तुम इनकी जान बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकती। क्यों? मैं तुमसे जो कुछ मालूम करना चाहता हूँ वो बहुत जरूरी है। मुझे इन अज़ाज़ा की फहरिस्त चाहिए जो कैसल की हदूद में रहते हैं। वैसे अगर कोई हकदार कहीं बाहर हो तो इसका नाम भी तुम ले सकती हो। बेहतर है इस सिलसिले में आप बाबा ही से गुफ्तगू करें। बाबा अखरोट हैं। क्या मतलब? हार्ड नट। मैं अमूमन जासूसी नावलों की जुबान इस्तेमाल करता हूँ। कुछ ऐसी ही बात है कि मैं तफसील से ना बता सकूंगी। अजीजों के मुतालिक वो जरूर बता देंगे, लेकिन मेरा दावा है कि वो किसी पर शुबा नहीं जाहिर करेंगे। खैर, मैं इन्हीं से पूछ लूंगा। वैसे मेरा ख्याल है कि कैसल की हदूद में तुम्हारे डॉक्टर नजीब के अलावा और कोई नहीं है। बाबा से पूछिएगा। अरे तुम ही बता दोगी तो क्या हो जाएगा? क्या तुम भी बाबा ही की तरह क्रैक हो? आप बहुत बदतमीज हैं। आपको गुफ्तगू का भी सलीका नहीं। आप किसी की कोई हैसियत ही नहीं समझते। मेरी आदत है कि हमेशा सच्ची बात कहता हूँ। मैं आपसे गुफ्तगू करना नहीं चाहती। मैं खुद भी नहीं करना चाहता। इमरान आंखें बंद करके अपनी कनपटियां रगड़ता हुआ बोला। इतनी ही सी देर में तुमने मेरे दिमाग की चूल्हे हिला दी। टाएं टाएं किसी तरह रुकती ही नहीं। लाहौर वाला कुवत। बड़ी बूढ़ियों से सुनता आया हूँ कि खुआरी लड़कियों को ना अतर लगाना चाहिए और ना ज्यादा टाएं टाएं करना चाहिए, वरना आसमान टूट पड़ता है सर पर। लिहाजा इससे कबल के आसमान टूटे मैं खिसक जाना चाहता हूँ। टाटा।